हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि पाथफाइंडर का लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो एक दो स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट किया कि लॉज ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको यदि सॉल्व करा देते तो कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाता। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट उनको सीखना है, लेकिन जो भी सीखना है, मैं पाथफाइंडर का आज लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहली बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ बीड रिलीज्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ फ्रिक्शनलेस रिजिड वायर frame fixed in a vertical plane slide periodically on the frame. Size of the bead is negligible as compared to the radius of curvature of the turn, which is negligible as compared to the length of straight portion of the frame. If linear dimension of the frame are made 4 times, by what factor will the frequency of periodic motion of the bead change? अब एक बात बताओ, आप लेंथ को 4 गुना कर दिया गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, जैसे मान लो कि ये एक वाइड फ्रेम है, ओके, इसको 4 गुना लेंथ का कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वही रखा जाए, थीटा रखा जाए। यहाँ से यहाँ तक आने में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, T1 ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा होगा। निश्चित तौर पे T1 ज़्यादा होगा, लेंथ बढ़ गया, एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा इस पोर्शन के लिए, है कि नहीं। तो निश्चित तौर पर इस पीरियोडिक मोशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो घट जाएगा भाई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरह भी देखना चाहिए। तो ए और बी ऑप्शन तो होने से रहा, ए और बी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बात रही सी और डी की, तो सी और डी में कोई एक हो सकता है। आप इसको थोड़ा ट्रिक से यदि बनाओ तो लेंथ इक्वल टू होता है हाफ, एस इक्वल टू होता है हाफ AT स्क्वायर। तो टाइम का जो वैल्यू होगा निश्चित तौर पे √L के कंपेरिजन में आता है, ठीक है। इसका मतलब टाइम जो होगा वो डबल बढ़ने वाला है। टाइम कितना बढ़ने वाला है? डबल, ठीक है। मतलब इसका यदि पीरियोडिक टाइम t है तो इसका टाइम ऑफ पीरियड कितने के बराबर हो जाना है? 2t के बराबर हो जाना है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया। कितना हो गया? फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन आपको चूंकि कॉन्सेप्ट सीखना है तो इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़े जनरल मैथड से भी मैं बता के दिखा देता हूं आपको कि कैसे आप इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से बना सकते हो। देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि देखिए, यहां से क्या है, ये एक्सेलेरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और फिर यहां से रिटार्डेशन है ना। तो ये लेंथ यदि L मान लेते हैं, ये भी L मान लेते हैं, ये भी L मान लेते हैं, तो इसमें एक्सेलेरेशन क्या होगा? जैसे यहाँ पे यदि बीड होगा तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा होगा। इसमें रिटार्डेशन कितना होगा? इसमें रिटार्डेशन डाउनवर्ड जी साइन थीटा के बराबर रिटार्डेशन होगा ना भाई। तो रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन का वैल्यू सेम है, ए लेकर के चलते हैं। ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन कम, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो पाथफाइंडर के लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो एल के लिए, एल लेंथ आने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा? तो L का वैल्यू हो जाएगा हाफ AT1 स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां से यहां तक आने का टाइम T1, तो T1 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 2L/A का रूट, ठीक है। अब यहां से यहां तक इसको जाना है। अब इस समय जब यहां पर पहुंच गया, जब वो इस पोर्शन के इस पॉइंट पे पहुंच गया, उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है L, और कितना टाइम लगाया है T1। तो वेलोसिटी जो होगा इस समय यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा v, दैट इज इक्वल्स टू AT1 होगा। तो उसको टाइम की, उसको इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना है? L होना है। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेलोसिटी क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहना है, तो AT1 इंटू मान लेते हैं कि T2 टाइम लगेगा, ठीक है। तो T2 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा L/A इंटू T1, ठीक है, कुछ ऐसा निकलेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं T1 के जगह पे यदि पुट कर दीजिए, T1 के जगह पे यदि आप पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? देखिएगा, यहां से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको स्क्वायर करके कुछ देर के लिए करें क्या? स्क्वायर, देखिए, तो T1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2L/A। तो L/A को क्या लिख सकते हैं? T1 स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो L/A को T1 स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे तो ये T1/2 आ जाएगा। मतलब T2 का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? T1/2 के बराबर आ गया,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t1/2, यहाँ से आने का टाइम फिर से t1, ठीक है। जो टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सेम है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है ना। तो ऐसा कुछ होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का जो टाइम होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक t1, यहाँ से यहाँ तक t2, यहाँ से यहाँ तक t1, तो टोटल टाइम जो लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने का वो कितने के बराबर हो जाएगा? 2t1 प्लस t2, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम बराबर होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन, फॉर दिस टाइप ऑफ आप कह सकते हो दिस टाइप ऑफ फ्रेम। बीड का मोशन इस तरह के फ्रेम में कितने के बराबर हो गया? इतने के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हो t2 की जगह पे t1/2। यदि आप t1/2 पुट कर देते हो, 2t1 प्लस t1/2 पुट कर देते हो, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 5t1 के बराबर आ जाएगा, आएगा ना। तो इसका मोशन का टाइम पीरियड आ गया 5t1, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं इसका लेंथ कितने के बराबर हो गया? 4 गुना, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया गया है, ठीक है। तो जब 4 गुना कर दिया गया है लेंथ को, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अब इसके लिए यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t3 मान लेते हैं, तो t3 का वैल्यू यहीं से निकल जाएगा ना। तो 4 गुना हो गया है, तो 4 गुना हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 2√12/a आ जाएगा। लेंथ को 4 गुना कर दो ना भाई, तो ये 4 का √2 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आएगा t3 का वैल्यू। तो t3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2t1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, इसको t4 कर देते हैं, तो वो कितने के बराबर जाएगा? t4 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? t3/2। तो t4 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? t1। मतलब अब कितने के बराबर आएगा? टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ से मतलब 4 गुना यदि लेंथ को कर दिया जाए तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? तो t2 यदि उसको लिखते हैं तो ये कितने के बराबर आएगा? देखिए, तो 2t1 प्लस t1, 2t1, 5t1 और उसका डबल 10t1, तो 10t1 आ गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पहले का यदि फ्रीक्वेंसी f1 इक्वल टू 1/t1 होगा, डेट इज इक्वल्स टू 1/5t1, ठीक है। तो t2 इक्वल टू f2 इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा? f2 इक्वल टू आ जाएगा कितने के बराबर? 1/10t1। तो ये कितने के बराबर आ गया? f1/2 के बराबर आ गया, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी का आधा हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। तो बहुत टफ नहीं है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इन द सेटअप सोन अ थ्रेड इज टाउट बिटवीन अ नेल ए ऑन अ वॉल एंड नेल बी on an inclined plane as shown in figure. You can change the length of thread by changing location of the nail B. A bead that can slide on the thread without friction is released from the nail A. What should be the length of the thread B so that the bead reach the nail B in shortest time? Shortest time. Okay. देखिए इसमें जो फिगर में दिया गया है कि कुछ इस तरह का है। एक वर्टिकल वॉल है जिसमें एक नेल है, ठीक है। इससे एक स्ट्रिंग जाके एक इंक्लाइंड प्लेन पर लग रहा है। ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और नेल ए जो हाइट पर है वो हाइट h दिया हुआ है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए बी का लेंथ क्या होगा h और थीटा के टर्म में, कि यहाँ से यदि बीड को छोड़ा जाए तो ये कम से कम समय में पॉइंट बी तक पहुँचे, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आप ये सोच सकते हैं कि एक तो लगता है कि यदि ये बीड यहाँ पर होता तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता, ग्रेविटी g के बराबर होता, लेकिन उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाता। और यदि ये कंप्लीट परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है, ये कंप्लीट परपेंडिकुलर हो जाता, तो एक प्रॉब्लम क्या है कि
जरूरी नहीं है कि वो लेंथ और एक्सेलरेशन के बीच में वो चीज़ कोऑर्डिनेट हो सके जिससे कम समय में बीड पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच सके, जरूरी नहीं है। मतलब ये एक टाइप का मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, आपको ये वाला लेंथ को एच और थीटा के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करते हैं, इस लेंथ को एक्स मान लेते हैं, इस लेंथ को क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ये वाला जो ये थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा बताइए, π/2 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये वाले एंगल को अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, जो कि गिवन नहीं है, ठीक है। इस एंगल को क्या एज्यूम कर लिया जाए, अल्फा। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, शॉर्टेस्ट टाइम में ये यहां से यहां तक इसको पहुंच जाना है। परेशान करने वाला क्वेश्चन तो है, मैथमेटिक्स तो भरा हुआ है इसमें, ठीक है। फिजिक्स से ज़्यादा इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स है, ठीक है भाई। जो भी है सॉल्व करना है बस। तो ये π/2 माइनस थीटा है, ये अल्फा है, तो इसका एंगल, ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये अल्फा है, ये π/2 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो निश्चित तौर पे π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है ये हो जाएगा π/2 प्लस थीटा माइनस अल्फा के बराबर। ये एंगल आ गया, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे साइन रूल लगाते हैं थोड़ा। साइन रूल मतलब ये एंगल बाय ये लेंथ, तो ये लेंथ तो पता है नहीं, इसलिए इसको तो देखना है नहीं। ये एंगल बाय ये लेंथ और ये एंगल बाय ये लेंथ, ऐसा कुछ करते हैं, साइन रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, लिखते हैं हम लोग साइन अल्फा बाई, नहीं साइन अल्फा नहीं लिखना है ना, इसका ये लेंथ लिखना है, साइन π/2 माइनस थीटा, ये एंगल बाय ये लेंथ बाय एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये एंगल बाय ये लेंथ। तो साइन π/2 प्लस थीटा माइनस अल्फा बाय कितने के बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। सही है, फिर यहां तक ठीक है। तो ये आ गया कॉस थीटा बाय एक्स, और ये कितना आ गया भाई, ये आ गया है कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई एच। तो x का वैल्यू आपको मिल गया, x का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया, x का वैल्यू मिल गया h कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा। x का वैल्यू हो गया h कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। यदि आपको x का वैल्यू मिल गया है तो अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाते हैं। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू, बीट का जो ये एक्सेलरेशन होगा, इधर ग्रेविटी g लगेगा, इस तरफ का एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो जाएगा, g कॉस अल्फा के बराबर, है ना, g कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल्स तो लिख देते हैं हाफ g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर तीन चीज अननोन है, दो के टर्म में रहता डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट कर सकते थे, कि यहाँ पे तीन टर्म इन्वॉल्व हो गया है। एक्स इन्वॉल्व है जिसका पता नहीं, अल्फा इन्वॉल्व है जिसका पता नहीं, टाइम का भी पता नहीं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को दो के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा, दो के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो करते हैं, तो क्या किया जाए कि ये दो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा करते हैं ना, x के ही जगह पे ये वाला पुट कर देते हैं, तब तो फिर थीटा तो नोन है ना, तो अल्फा और t के बीच में रहेगा, वही सबसे अच्छा है। इसको x के जगह पे पुट कर देते हैं, है ना। तो x के जगह पे पुट कर देते हैं h कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ g कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इक्वेशन तो भाई बन चुका है, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो अब टाइम का वैल्यू अल्फा, अल्फा का क्या वैल्यू होना चाहिए कि टाइम मिनिमम हो, ये भी इक्वेशन, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इसको, इस इक्वेशन को, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के टर्म में नहीं मिल पाया तो अल्फा के टर्म में मिल गया, वो वैल्यू ऑफ अल्फा जिसके लिए टाइम जो है मिनिमम हो, ठीक है भाई। तो टी स्क्वायर का इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, टी स्क्वायर का इक्वेशन बन जाएगा 2h कॉस थीटा बाई
2h cos थीटा बाई g cos अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा, डी टी बाई डी अल्फा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t डी टी बाई डी अल्फा, और ये वाला पूरा टर्म तो कांस्टेंट है, बाई जी भी कांस्टेंट है ना, तो 2h cos थीटा बाई जी, और ये क्या हो गया, सेक अल्फा हो गया ना, सेक अल्फा इंटू सेक थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे डी बाई डी अल्फा हो गया किसका, सेक अल्फा इंटू सेक थीटा माइनस अल्फा का। यहाँ से इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए भी मैं बता सकता हूँ कि निश्चित तौर पे अल्फा का वैल्यू थीटा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन आप सॉल्व करके, ऐसे नहीं, सीधा ऐसे ही नहीं बना देना है आपको, आप सॉल्व करके बनाओ, क्योंकि इस तरह का यदि आप नोन है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाए हैं, ठीक है, तो आप कुछ ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपने नहीं बनाया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पूरा इस डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सेक अल्फा इंटू सेक थीटा माइनस अल्फा है, तो सेक अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा, और ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा सेक थीटा माइनस अल्फा, ये कांस्टेंट रह गया। फिर हम लोगों ने प्लस लिखा, फिर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू टेन थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा का -1, तो माइनस यहाँ लिख देंगे, थीटा माइनस अल्फा का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, थीटा का 0, अल्फा का माइनस अल्फा का -1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक अल्फा, है ना, इंटू सेक अल्फा, कुछ ऐसा बन गया, एंड दैट विल बी 0। यदि आपने डी टी बाई डी अल्फा को 0 कर दिया, तो अब यहाँ पे एक तरीके से मैक्सिमा मिनिमा लग रहा है, वो अल्फा का वैल्यू थीटा के टर्म में वो अल्फा का वैल्यू मिलेगा जिसके लिए टाइम मिनिमम होगा, तो बन रहा है ये क्वेश्चन, तो अब इसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, तो जो जो कटने वाला है उसको काट देंगे, तो कटने वाला कौन कौन है, सेक अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक थीटा माइनस अल्फा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो बच क्या जाएगा भाई, टैन अल्फा इधर बचेगा, और क्या बचेगा, टैन थीटा माइनस अल्फा बचेगा, तो अल्फा का वैल्यू देखिए थीटा बाई 2 आ गया ना, अल्फा का वैल्यू थीटा बाई 2 आ गया, और जैसे ही आया हम लोगों का आंसर भी आ गया। अब हम लोगों का आंसर क्या आया है, ये x है और ये थीटा बाई 2 है ना, ये थीटा बाई 2 है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये x कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये यदि थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे ये थीटा बाई 2 भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, h बाई साइन, या साइन थीटा भी लिखते ना, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 बाई क्या आ जाएगा, h, साइन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, और क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई एक्स, तो ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, अब यहाँ से x का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, x का वैल्यू ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 बाई एच, एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई एक्स, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, h सेक थीटा इंटू सेक थीटा बाई 2, कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, h cos थीटा इंटू सेक थीटा बाई 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, h cos थीटा इंटू सेक थीटा बाई 2, cos थीटा इंटू सेक थीटा बाई 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया है। थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ रोप ऑफ लेंथ L placed straight on frictionless horizontal floor is pulled longitudinally by a force F from one of its end. Tensile force T developed in the rope at a distance x from the rear end varies with x as shown in figure. टेंसाइल फोर्स कैसे वेरी कर रहा है उसका ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट कैन यू सर्टेनली कंक्लूड अबाउट द डेंसिटी ऑफ द रोप, तो डेंसिटी के बारे में बताना है कि डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा इसके बारे में बताना है। देखिए फोर्स जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसका इक्वेशन ऐसा कुछ दे रखे है ना,
ये कुछ दिया हुआ है। तो आप टेंसाइल फोर्स को आप समझ सकते हैं, यदि आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो एक तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स का है इक्वेशन है, ठीक है। जो भी है रूट टाइप का कुछ इक्वेशन है ना। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गया के रूट एक्स, एफ का इक्वेशन आ गया। ये टेंसाइल फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, टेंसाइल फोर्स का, है ना। तो आपको डेंसिटी के बारे में बताना है। तो टेंसाइल फोर्स का सबसे पहले तो आपको इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रॉड है जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो एक्स लेंथ पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स लेंथ को खींचने में, मान लेते हैं इसका लेंथ एल है, एक्स एल, इसको खींचने में कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इसको जो, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, टेंशन इसको कह दें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एम डैश इंटू ए। एम डैश इस लेंथ का मास हो गया, एक्स लेंथ का मास, ठीक है। एम डैश का वैल्यू लिख देंगे एम बाई एल इंटू एक्स इंटू ए। तो ए का वैल्यू कितने, इसको एम बाई एल को लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एक्स इंटू ए। ए को क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाई मास। मास इस पूरे रॉड का मास है जिससे इसको कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। ये टेंसाइल फोर्स का इक्वेशन हो गया। तो टेंसाइल फोर्स को क्या एक तरीके से के रूट एक्स दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बाई एम इंटू एफ। ये एफ कांस्टेंट है और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो लैम्डा का जो इक्वेशन आ रहा है वो के एम बाई रूट एक्स के बराबर आ जाएगा, रूट एक्स इंटू एफ के बराबर आ जाएगा। तो के एम एफ ये सब कांस्टेंट है, फोर्स इस पे एफ लग रहा है, ये सब सारा कुछ कांस्टेंट है। तो लैम्डा एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट अंडर एक्स के, एक तरीके से, है ना। और रूट एक्स के जैसे ये प्रोपोर्शनल हुआ तो आप कह सकते हैं 1 बाई रूट एक्स के यही प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक्स के बढ़ने पे लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका लीनियर मास डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द रियर एंड। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 13 मीटर tied on a peg A on a wall passage over a frictionless peg B fixed in the level with the peg A as shown in the figure. If in equilibrium length of the rope hanging between the peg is 8 meter, 8 मीटर लेंथ का जो वाइड है स्ट्रिंग है वो हैंग कर रहा है ना। The angle which the rope makes with the wall at the peg A is closest to, कितना एंगल बनाएगा पॉइंट ए पे, वॉल कितना, वर्टिकल से एंगल पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को समझिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ पर है, और यहाँ पे एक पेग लगा हुआ है जिससे एक ये स्ट्रिंग हैंग कर रहा है। और ये टोटल लेंथ जो है इसका 13 मीटर है और 8 मीटर इसके बीच में कितना लेंथ है, 8 मीटर। और ये कितना हैंग कर रहा है, 5 मीटर। ये 5 मीटर हैंग कर रहा है और ये 8 मीटर का लेंथ ये ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। तो एक पॉइंट समझिए, मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं ये 13 मीटर का है ना, 13 मीटर का वाइड है। मान लेते हैं कि ये 13 किलो का वाइड है, 13 kg का है, मतलब 13 मीटर का लेंथ यूनिफॉर्म है। मानने में क्या जा रहा है, 13 मीटर का है तो 13 kg का है, तो ये 50 न्यूटन लगा रहा होगा। कितना फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पे, 5 मीटर का मास कितना हो गया 50, तो 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, ठीक है। और ये टेंशन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 50 न्यूटन के बराबर, सही है। और ये 8 मीटर का है तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, ये 80 न्यूटन लगाएगा, 80 न्यूटन। 8 मीटर का है तो 80 न्यूटन फोर्स लगाएगा, ओके। तो ये टेंशन है, टेंशन का वैल्यू 50 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। वर्टिकल से एंगल पूछा जा रहा है, इसको थीटा मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं। तो ये टी कॉस थीटा और यहाँ पे हो गया ये टी कॉस थीटा। तो 2t कॉस थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 80 के बराबर। तो 2t कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। और t का वैल्यू कितने के बराबर है भाई, 50 के बराबर है।
तो 2 इंटू 50 कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 80। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 4/5, थीटा का वैल्यू आ गया 37 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ यूनिफॉर्म rope is tied between a nail A on the wall and a nail B on the ground. The rope without touching the ground anywhere. Assume a curved shape known as catenary. Tangent at the end A and B of this catenary makes angle alpha and beta with the vertical respectively. Which of the following conclusion can you make? कैटिनरी का मतलब होता है जंजीर की रेखा। तो एक टाइप से ये एक जंजीर है या स्ट्रिंग आप कहें, रोप कहा गया, लिखा हुआ है इसमें। तो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है। ये एंगल बीटा दे रखे हैं, इधर यहाँ से वर्टिकल से ये एंगल बीटा दे रखे हैं, जो ये इसका इस कैटिनरी का टेंजेंट बनाएगा। और ये एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है, ये एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन T1 होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में मान लेते हैं कि टेंशन T2 होगा, है ना। ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा होगा। मतलब ऊपर का कंपोनेंट T1 कॉस अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे का कंपोनेंट T2 कॉस बीटा हो गया। और जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ये mg का वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना। मतलब एक तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स, इस स्ट्रिंग में जो टेंसाइल फोर्स होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, क्या कहा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स इन द रोप इज यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म होगा क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो वर्टिकल लग रहा है। तो T2 का जो ये कंपोनेंट लिखिएगा T2 साइन बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू T1 साइन अल्फा, ठीक है। T1 साइन अल्फा इक्वल्स टू T2 साइन बीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स इन द रोप इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। ऑप्शन बी में चलते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स इंक्रीजेज विथ वेट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इंक्रीजेज विथ वेट, ये भी बात सही है, विथ हाइट, सॉरी, हाइट के साथ इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो टेंसाइल फोर्स का वो बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स मान लेते हैं T डैश लग रहा होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस इतने वेट को बस बैलेंस कर रहा होगा। और यहाँ पर जो लग रहा होगा ये पूरे स्ट्रिंग के वेट को बैलेंस कर रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स निश्चित तौर पे हाइट के बढ़ने पे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए और बी और सही हो गया। एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा। एंगल अल्फा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, ये चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए इस स्ट्रिंग को एकदम स्ट्रेट कर दिया जाए, जो कि पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेट कर दिया जाए। मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग को ऐसे रॉड की तरह स्ट्रेट कर दिया जाए। तो अब ये जो एंगल है इसको x मान लिया जाए, ये एंगल y मान लिया जाए, ठीक है। बीटा वाले एंगल को y मान लेते हैं, ये एंगल को y मान लिया जाए, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से यदि आप इसको देखें तो x का वैल्यू y के बराबर होगा। कैसे? तो ये π/2 माइनस वाई होगा ना, ठीक है, ये π/2 होगा। तो इन तीनों का सम पाई के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस π/2 प्लस π/2 माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू पाई। तो ये कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। x इक्वल्स टू वाई हो गया। यहाँ से क्या पता चल रहा है, x से अल्फा का जो वैल्यू है x से छोटा है, मतलब x अल्फा से बड़ा है, ठीक है। और y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है वो बीटा से बड़ा है, ठीक है। x का वैल्यू
x का वैल्यू जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है और y का जो वैल्यू है y का वैल्यू बीटा से छोटा है। ये जैसे स्ट्रेट कीजिएगा, यहाँ से स्ट्रेट कीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा है, बीटा जो है बड़ा है और y जो है छोटा है, ठीक है, y छोटा है, मतलब बड़ा कौन है, बीटा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है अल्फ़ा हमेशा बीटा से छोटा होगा, अल्फ़ा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन जो सी ऑप्शन जो है वो इसका गलत हो गया। एंगल अल्फ़ा कैन बी ग्रेटर देन एंगल बीटा, ये गलत हो गया, अल्फ़ा हमेशा छोटा ही होगा। एंगल अल्फ़ा कैन नॉट एज्यूम अ वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं हो सकता भाई। ये हल्का सा भी आप यदि इस स्ट्रिंग को इस तरफ ले जाइएगा तो अल्फ़ा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इस क्वेश्चन का 3 ऑप्शन सही हो गया, ए, बी और डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये सही है, ऑप्शन सी जो है वो गड़बड़ है, गलत दिया हुआ है। अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा छोटा होगा बीटा से। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 5 से 10 तक क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने का। थैंक यू।